तो लाइव देख लिया मेरी पत्नी ने। शाम को घर गया तो बोले तेरे को कोई करोड़ 2 करोड़ मिलते हैं क्या तनख्वाह के? ये चेक तो तू सारा इसमें ट्रस्ट में बांट देगा फिर। कि हिंदुस्तान में एक कौम ऐसी है जिसको हराया नहीं जा सकता, एक ऐसी लड़ाका कौम है जिसको हराया नहीं जा सकता। अपनी कौम को बढ़िया बताओ और दूसरों को गालियां दो, तो अपनी कौम का नेता बनना आसान है। और निष्ठा से भी हिंदू, कर्म से भी हिंदू हूं और विचार से राष्ट्रवादी हूं। मैं पहली बार एमएलए बना, जोश में था और पहला चेक अपनी तनख्वाह का इस तेजा मंदिर ट्रस्ट के जाट समाज को दिया। आगे की बात तो सुन लो। जब मैंने ये चेक दिया तो आज भी मेरे घरवाली मुझे सुन रही होगी, उस समय भी सुन रही थी। मैं जब ऐसे कई जगह जाते जाते कई चेक बांट दिए मैंने। मेरे को ये पता नहीं था कि तनख्वाह कितनी मिलती है एमएलए को। तो लाइव देख लिया मेरी पत्नी ने। शाम को घर गया तो बोले तेरे को कोई करोड़ 2 करोड़ मिलते हैं क्या तनख्वाह के? ये चेक तो तू सारा इसमें ट्रस्ट में बांट देगा, फिर पीछे डीजल काएगा भरवाएगा। तो मुझे हरिराम जी ने याद दिला दी, किवाड़ा जी ने। और मेरे ख्याल से कौम के नाते मुझे ध्यान आता है कि एक कर्नल जेम्स टॉड हुए, उन्होंने इतिहास लिखा और इतिहास में यह भी कहा, जब राजस्थान का इतिहास लिखा, हिंदुस्तान का इतिहास लिखा, तो ये लिखा उसने प्रामाणिक रूप से उसकी किताब में है कि हिंदुस्तान में एक कौम ऐसी है जिसको हराया नहीं जा सकता, एक ऐसी लड़ाका कौम है जिसको हराया नहीं जा सकता। ये अंग्रेज ने अपनी कलम से लिखी। लेकिन उसके साथ हमारी और भी खूबियां हैं। हम डेमोक्रेटिक हैं, लोकतांत्रिक हैं। अच्छी बात है, जाट समाज के चुनाव हुए, प्रचार प्रसार हुआ, जिंदाबाद मुर्दाबाद हुई और अच्छे तरीके से चुनाव हुए। तो मैं सबसे पहले बधाई आपको देना चाहता हूं कि आपने जाटों के लोकतंत्र की उस परंपरा को अच्छे तरीके से यहां पर जाट समाज कोटा के जरिए साबित किया। तो मैं विजय सिंह जी को, नंदलाल जी को, जितेंद्र जी को, रवि जी को और धर्म सिंह जी को और पूरे ट्रस्टीगण को, पूरी कार्यकारिणी को, एक एक कार्यकर्ता को, भामाशाहों को, सबको दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने इस ट्रस्ट को, इस परंपरा को, इस संस्था को अच्छे तरीके से स्थापित भी किया और लोक कल्याण के लिए उसको चला भी रहे हैं। इस पर ताली बजा सकते हो आप लोग, आपकी तारीफ कर रहा हूं मैं। और मैं, भाई देवेंद्र तो बड़े वास्तव में अचंभित थे कि भाई साहब ये तो बड़ा अनुशासित हो रहा है, जिसका नाम ले रहे हैं वही मंच पे आ रहा है, जिसको कह रहे हैं वही इनाम ले रहा है, जिसको कह रहे हैं वही दे रहा है। तो देखो आपकी कितनी तारीफ करी, आज तो आपने पूरे 100 में से 100 नंबर ले ही लिए। तो मैं दिल्ली का चुनाव छोड़ के एक दिन के लिए चोरी से आप लोगों के बीच में इसलिए आया हूं कि आपने इस हाड़ौती की धरती में अलग अलग जगह से आकर, यहां भी जो यहां पैदा हुए और जो बाहर से भी आए, उन लोगों ने इस लोकतंत्र की निष्ठा को, अपने व्यवहार को, सर्व समाज को, 36 कौम को साथ लेकर अपनी साख आपने बढ़ाई है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि साख को आप बरकरार रखना। तेजाजी महाराज भी आप पर कृपा बनाए रखें, ये साख आप लोगों की बनी रहे। क्योंकि एक बड़ा आसान बात है, अपनी कौम को बढ़िया बताओ और दूसरों को गालियां दो, तो अपनी कौम का नेता बनना आसान है। लेकिन उससे समाज का भला नहीं होता, उससे समग्र हिंदू समाज का भला नहीं होता, उससे देश का भला नहीं होता। जब हमें इतनी खूबियां हैं तो मुझे लगता है कि हमारा सबसे पहला धर्म है कि हम इस देश के लिए बने, इस देश की मिट्टी में पैदा हुए हैं, इस देश की खाते हैं, इस देश की गाते हैं। इसलिए जाट का सबसे पहला धर्म है कि तिरंगा उसके दिल में हो, भारत का संविधान उसके दिल में हो, भारत माता का जय जयकार उसकी जुबान पे हो। तो मुझे लगता है सच्चे और देशभक्त जाट, सच्चे देशभक्त जाट की पहचान यही। यहाँ मेरे साथ बहुत सारे हमारे पार्टी के भी, समाज के मित्र बैठे हैं, वो भी आप लोगों की बात भी सुन रहे थे, मेरी भी बात सुन रहे। लेकिन मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूं और निष्ठा से भी हिंदू, कर्म से भी हिंदू हूं और विचार से राष्ट्रवादी हूं। इसलिए जो आपके बीच में जो दूसरी दुनिया में जो चर्चा होती है, बातें होती हैं, मुझे लगता है कि इस समय समग्र हिंदू समाज की एकता, उनका संगठन ये जरूरी है। और उस संगठन को भी कोई मजबूती से, उस विचार को, राष्ट्रवाद के विचार को कोई ताकत दे सकता है तो वो आपकी कौम है। राजनीति और राजनीति में भी अलग अलग मुद्दे, अलग अलग विचार कई बार दिशाओं को भटकाने की कोशिश करते हैं।
भाई विकास ये नहीं समझे कि अपनी पार्टी का प्रचार कर रहा, मैं कोई पार्टी का प्रचार नहीं कर रहा, मैं यहाँ समाज के नाते और सामाजिक व्यक्ति के नाते बैठा हूँ। लेकिन मेरी बात दूसरे समाज के, हमारे मुकेश विजय जी हैं, प्राची दीक्षित जी हैं, गौतम जी हैं, हमारे हिरेंद्र शर्मा जी हैं, कमांडो जी भी इस बीच आ गए, हमारे महेंद्र सिंह जी आ गए, युधिष्ठिर खटाना जी हैं, नरुका जी हैं, सारे लोग बैठे हैं। ये अलग अलग कौम के लोग हैं, ये भी इस बात को मानते हैं कि जाट में खूबी और काबिलियत तो है, और इसलिए 36 कौम का नारा भी आप लोगों के लिए लगाया जाता है। मैं समझता हूं कि राजनीति के इतर बात करें तो समाज की अपनी, हर समाज की पहचान होती है, उनका अपना इतिहास है। कोई भगवान शिव से पैदा हुआ, कोई विष्णु से हुआ, कोई ब्रह्मा जी से हुआ, उसके बाद अलग अलग परंपराएं चलती रही। मेरे ख्याल से इस बात पर संतोष कर लेना चाहिए कि जो एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे, उनको जब वो बड़ा जोरदार किस्सा है उनका, जब वो राष्ट्रपति के लिए उनका नामांकन तय हुआ तो किसी ने पूछा कि कौन सा मुहूर्त ठीक रहेगा, तो उन्होंने कहा कि भारत की धरती पर पैदा होना ही सबसे शुभ मुहूर्त है, इससे बड़ा कोई मुहूर्त हो ही नहीं सकता। कौमें तो बाद में बनी है, गोत्र भी बाद में बने, लेकिन हिंदुस्तान सनातनी है, हिंदुस्तान बरसों बरस से इसी तरीके का था, और हजारों हजार साल की जो हमारी परंपरा है। पहचान के लिए जाति हो सकती है, कुल गोत्र हो सकता है, लेकिन हमारी पहचान हिंदुस्तान के रूप में है, भारत के रूप में है, और वो अनंत और अनवरत रूप से चली आ रही परंपरा के रूप में है। अभी जितने लोगों ने मेरे से पहले भाषण दिए, सत्यपाल जी ने अच्छी बात कही, हमारे राजेंद्र जी ने अच्छी बात कही, विकास जी ने, भाई देवेंद्र जी ने जितने बातें कही हैं, उनका सार यही है कि किसी भी समाज को दूसरे समाज को साथ लेके चलना, भाईचारे के साथ आगे बढ़ना, समाज के, अपने समाज के भीतर संस्कार पैदा करना, नई पीढ़ी को कुरीति, अंधविश्वास और नशे से दूर रखना, और उनको शिक्षा के जरिए इतना उन्नत बना देना, उनको शिक्षा के जरिए इतना आगे कर देना कि उसकी समाज के रूप में स्वाभिमान के साथ में वो खड़ा हो जाए और आपके समाज की चारों तरफ प्रशंसा हो। कुल मिलाकर जो जितनी भी बातें कही गई उसका सार यही था। मैं आप सब लोगों से आग्रह करूंगा, इतने सुंदर संगठन को, सबसे पहले तो आपकी खूबी है, संगठन बनाना आसान है, संगठन को चलाना और निभाना मुश्किल है, लेकिन आप सब लोगों ने न केवल बनाया, अच्छे तरीके से चलाया, और इस कोटा के जाट समाज की गूंज पूरे प्रदेश में है कि एक व्यवस्थित तरीके से संगठन आप लोगों ने जिया है, जीवंत रखा और चलाया भी है। तो मैं इस अवसर पर इतना ही आग्रह करूंगा। मैं पिछली बार तो नहीं आ पाया था पिछले किसी कार्यक्रम में, लेकिन उससे पहले एक कार्यक्रम में यहाँ के माननीय सांसद और दुनिया के सबसे बड़े चौथे लोकतंत्र के, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चौथे शीर्ष व्यक्ति जो यहाँ के सांसद हैं, ओम बिड़ला जी, वो भी हम लोग साथ ही आए थे, और उन्होंने 10 लाख रुपए समाज के लिए देने की घोषणा करी थी, लेकिन वो घोषणा हुई उस समय उनका कोटा एग्जॉस्ट खत्म हो चुका था। अभी उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि 2025 में मेरे कोटे के 10 लाख रुपए मैं जाट समाज के निमित्त वो लगाने का पूरा काम करूंगा। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे समाज में एक इस तरीके का अंशदान अपने सांसद निधि से देने का ऐलान किया है। मैं यहाँ के हमारे सभी जाट समाज के सभी बंधुओं को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया आप सब लोगों के बीच में। भाई रवि ने मेरे को कहा था 3:30 बज गए, और इन्होंने ये कहा था कि 4 बजे हम रोटी शुरू कर देंगे। तो मैं किसी के लिए मूसलचंद हो सकता हूं कि रोटी का टाइम हो गया और ये भाषण दिए जा रहा है। तो कई लोग देर से आए, और किवाड़ा जी तो कह रहे थे कि अपने यहाँ तो इस समय जाने का टाइम होता है, कोटा वालों के आने का टाइम होता है। तो मैं अब अपनी बात को खत्म करूंगा। एक बार ऐसे ही किसी जगह किसी नेता को भाषण का अवसर मिल गया, 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, आधा घंटा हुआ, जब 1 घंटा हुआ तो पीछे एक आदमी लठ लेके खड़ा हुआ। तो भाषण देने वाले को पहले तो मजा आ रहा था, ताली तोड़ी बज रही थी। जब लठ वाला दिखा तो उसका दिल धड़का कि अब कुछ गड़बड़ दिखती है। तो उसने भाषण रोक के लठ वाले से पूछा, भाई क्या बात है? बोला, बात कुछ नहीं, तू तेरा भाषण दिया जा, मैं तो उसको ढूंढ रहा हूं जिसने तुझे बुलाया है। तो मेरे को हमारे विजय सिंह जी ने बुलाया है।
कोई कसर रह जाए तो इनसे पूरी कर लेना, मेरी कोई गलती हो तो इनसे कर लेना। बीच बीच में कुछ कुर्सी खाली है, कुछ लोग आते हैं और कुछ चले भी जाते हैं। मेरे जैसे कुछ जिनको भूख लगी है वो 4 बजे ही आएंगे। तो एक बार ऐसे ही किसी जगह जब खुला मैदान होता है तो जाने की स्वतंत्रता भी रहती है कि मर्जी से और मर्जी से जाओ। तो जाते जाते आखिर में 2 लोग बचे, एक भाषण देने वाला और एक भाषण सुनने वाला। सुनने के लिए हमारे बजरंग लाल जी जाट साहब बैठे हैं, सवाई माधोपुर वाले। तो जब भाषण देने वाला लंबा हो गया तो उसको दया आ गई, वो नीचे मंच के नीचे उतरा और उनके गले मिला कि यार और तो सब दगाबाज निकले, तू मेरा सच्चा भाई है। फिर एक बात बताई, इतनी देर टिका क्यों रहा? उसने कहा भाई साहब मैं तो टेंट वाला हूं, मैं इंतजार कर रहा था कि कब नेताजी का भाषण खत्म और कब अपना माइक समेट के दुकान में वापस ले जाऊं। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना पर्याप्त है। लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि हम समाज, राजनीति के लोग, आप सब लोगों के आशीर्वाद से, दुआओं से, अपनी अपनी हैसियत में, अपनी अपनी पार्टी में, अपने अपने विचार के साथ में काम करते हैं। मैं सौभाग्यशाली हूं। मुझे जीवन में शायद किसी व्यक्ति का पूंजी बहुत छोटी चीज होती है, लेकिन ये कोई सुखद संयोग ही था कि मैंने बालिकाओं के लिए अपनी तनख्वाह का पहला चेक दिया। बाकी बात तो मजाक की थी, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि चुनाव की हार जीत, पद का आना जाना, ये तो चलता रहता है। लेकिन मुझे इस बात का गौरव है कि मैंने बेटी समान, बहन समान उन बच्चियों के लिए जो अंशदान दिया था, मुझे लगता है वो जीवन भर आशीर्वाद के रूप में मेरी ताकत बनकर मेरे साथ होगा। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।